नमस्कार, जगाने मन में नई आशाएं हाजिर हैं हम लेकर आपका अपना कार्यक्रम दिशाएं। याद कीजिए वो जमाना जब भारत को विश्व गुरु, जगत गुरु कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। फिर एक दौर आया गुलामी का, और फिर गुलामी की बेड़ियों से हमारे देश को आजाद कराने वाले, अपनी जान देने वाले शहीदों का सिर्फ और सिर्फ एक सपना था। वो सपना था आजाद भारत, और ना सिर्फ आजाद भारत, वही भारत जिसकी जो प्रतिष्ठा थी वो हमें वापस लानी थी। और इसीलिए इसी सपने को पूरा करने के लिए हर साल हजारों युवा प्रशासनिक सेवाओं में शामिल होते हैं। तो आज हमारी चर्चा का विषय है प्रशासनिक सेवाओं में अवसर। इस संबंध में आज बहुत सी जानकारियां लेंगे, बहुत सी चर्चा करेंगे, और उसके लिए सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारे साथ मौजूद हमारे दो बेहद खास मेहमानों का। तो स्वागत करते हैं सबसे पहले मिस्टर शिषपाल सिंह सोडा जी का। आप 44th रैंक इस बार आपने हासिल की है सर। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। दूरदर्शन राजस्थान। और हमारे साथ मौजूद हैं एक और खास मेहमान मिस्टर करमवीर सिंह जी का। आपने 15th रैंक इस बार हासिल करी है सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार राखी जी, आपको भी और दूरदर्शन राजस्थान के सभी दर्शकों को, और धन्यवाद हमें इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। तो आज दो महान शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आज की ये चर्चा निश्चित ही बहुत ही खास रहने वाली है। तो चलिए बिना वक्त गवाए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानेंगे, क्योंकि आज प्रशासनिक सेवाओं के बारे में हम बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो भी दर्शक ये देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तैयारी करें, इन परीक्षाओं की। तो क्या भाई दिमाग में हमारे यही रहता है कि क्या हमारे को करियर अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। आपसे जानेंगे कौन कौन से करियर ऑप्शंस हमें मिलते हैं। ये जो परीक्षा हम जैसे क्लियर करके आए हैं, ये आरएस परीक्षा कहलाती है। इसी तरीके से केंद्रीय स्तर पर आईएएस की परीक्षा होती है। आरएस व आईएएस में इन सेवाओं में चयन के बाद विभिन्न विभागों में आपको सेवा देने का अवसर मिलता है। जैसे आरएस भर्ती के साथ कई आरएस बनेंगे, आरपीएस बनेंगे, आरटीएस बनेंगे, कई डीटीओ बनेंगे, यानी अधिकतर सरकारी विभाग जिनसे आपका डेली आना जाना पड़ता है, उन सभी विभागों में ये लोग सेवाएं देते हैं। यही अखिल भारतीय सेवाओं में भी कार्यक्रम रहता है। ठीक है, तो मतलब हमें वो रंग दे बसंती मूवी का डायलॉग सबको याद ही होता है कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है, इसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। और बनाने के लिए सिर्फ दूर से रह कर के बातें थोड़ी बनानी है, फील्ड में आके काम करना है। तो सर कहते हैं कि ये जो सेवाएं हैं ये राष्ट्र सेवा का ही दूसरा नाम है, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना सफिशिएंट नहीं है। हर आदमी सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करता है, कुछ होते हैं जो देश में नाम कमाने के लिए भी काम करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो प्रशासनिक सेवा है ये राष्ट्र सेवा का ही दूसरा नाम है? मैम, ये जो राष्ट्र सेवा का विषय है तो राष्ट्र निर्माण भी अपने आप में बहुत बड़ा महायज्ञ है। जी जी जी। जैसा कि महर्षि अरविंद ने कहा था कि अभी हम एक देश तो हैं लेकिन राष्ट्र नहीं बने, क्योंकि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया बहुत ही लंबी चलती है। और प्रशासनिक सेवाओं को उससे जोड़ के देखा जाए तो सबसे क्रिटिकल रोल जो अदा कर सकता है राष्ट्र निर्माण में वो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। हमारे देश में सेवाएं बहुत बनती है, पैसा खूब आता है, लेकिन अंत में जिनके लिए बनती है वहां तक पहुंच नहीं पाता, और उनके बीच की कड़ी होती है यह प्रशासनिक अधिकारी, जो इन सेवाओं को अमली जामा पहनाते हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य और भी महिलाओं के बहुत सारे मुद्दे जो बहुत ही क्रिटिकल और आमूल चूक मुद्दे हैं उनके ऊपर कार्य करते हैं। तो जब एक व्यक्ति जो इन कामों के लिए नियुक्त हुआ है वह अपने कार्य को ईमानदारी से करे, तो जो राष्ट्र निर्माण का कार्य है उसके अंदर जो अंतिम पंक्ति तक व्यक्ति तक पहुंचना है, ताकि हर व्यक्ति कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करे, तो यह संभव है। तो मेरा मानना है कि एक व्यक्ति जहां है, जिस कर्तव्य उस पद का कर्तव्य है उसको यदि निभाता है तो राष्ट्र निर्माण का कार्य स्वतः ही होता चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी पद पे क्यों ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप छोटे पद पे काम कर रहे हो, बड़े पद पे, ये छोटे बड़े शब्द जैसे कुछ भी नहीं होते हैं। हर आदमी जो कुछ भी कर रहा है अगर उसे ईमानदारी से कर लिया तो जैसे आपने कहा कि राष्ट्र निर्माण अपने आप हो जाएगा। तो सर आपसे जानेंगे कि भाई राष्ट्र निर्माण की बातचीत आज हो रही है, तो पैसा तो और भी बहुत सारी जॉब्स में है,
बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस मिलते हैं। हम देखते हैं कि बड़े बड़े पैकेजेस को छोड़ के दरकिनार करके लोग बाग आते हैं, पहले तो तैयारी करते हैं, अब तैयारी करना भी इतना आसान काम तो है नहीं, और फिर इस सर्विसेज में अपने आप को झोंक देते हैं। कैसे राष्ट्र सेवा का ये दूसरा पर्याय है? जो आप जिक्र कर रहे थे बड़े बड़े पैकेजेस का, जी, मेरे साथ बैठे हैं आज अपने होस्ट रूम में करमवीर सिंह जी, ये IITN है। IIT के बाद किसी MNC में जॉब की, वहाँ अच्छा पैकेज था, उसको छोड़ करके इसमें आए। रीजन ये होता है कि जिस पृष्ठभूमि से आप आते हैं वो पृष्ठभूमि अंदर से आपको बार बार पुकारती रहती है कि आप जिन चीज़ों के लिए बने हैं, जिन सेवाओं को करना है, उन सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाइए। जिन चीज़ों को आपने देखा अपने आसपास के परिवेश में, पर्यावरण में, क्या चीज़ें सही है, क्या गलत है, आम जीवन की क्या ज़रूरत है, उन्हें किस तरीके से फुलफिल किया जा सकता है फील्ड में रह करके, उनका दूसरा पर्याय है ये प्रशासनिक सेवाएं। प्रशासनिक सेवाएं राष्ट्र सेवा का रूप इसलिए क्योंकि राष्ट्र सेवा का मूल जो उद्देश्य होता है वो होता है आम जन तक हर सुविधा को उपलब्ध करवाना। आप ये प्रशासन में रह करके अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो सर क्योंकि अब हम बात कर रही है हमने कि भाई आप तो IITN रहे हैं, तो ये तो फिर सबसे अच्छा आप ही बता सकते हैं कि हर इंसान जो पहले 12th के बाद तैयारी कर रहा होता है कि भाई पहले तो मुझे IIT चाहिए, चाहे कोई सी भी मिल जाए, फिर आपने उसमें पढ़ाई करी, उसके बाद आपको लगा कि नहीं मेरी मंजिल तो इससे भी आगे है, तो ये क्या पूरी आपकी सोच रही, क्या चीज़ थी जो आपको खींच रही थी? मैम, सबसे बड़ा तो जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूँ, मैं सुदूर पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर जिले से बिलोंग करता हूँ, और उसमें भी वह क्षेत्र जहाँ धोरे हैं, पानी नहीं है, जहाँ पहुँचना भी बहुत ही दुर्गम होता था कई बार। तो वहाँ से निकल के, और जब स्कूली शिक्षा में था तो उस समय बयार हमेशा डॉक्टर और इंजीनियर की चला करती थी कि यही वो व्यक्ति है जो अच्छा कमा सकते हैं और अच्छा अपना धनोपार्जन करके जीवन एक अच्छे से जी सकते हैं समाज में। तो मैथ और साइंस में मैं अच्छा था, तो वहाँ जाने का मुझे मौका मिला, IIT में हो भी गया। और लेकिन हमेशा एक चीज़ हमेशा मेरे साथ रहती थी, वह थी मेरा पृष्ठभूमि और वहाँ की जो आमूल चूक सुविधाएं हैं जिनकी अभी कमी है वहाँ पर, और लोग अपना जीवन यापन बाकी लोगों की तरह नहीं कर पाते हैं। दूसरा एक पर्सनल भी था, क्योंकि हमेशा से बचपन में जैसे बड़े अधिकारियों को, खेल खिलाड़ियों को देखता था, तो मेरे आसपास के लोगों को हमेशा वह एक दूर की कौड़ी ही लगते थे कि यह लोग आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मुझे हमेशा यह लगता था कि ऐसा क्यों है कि यह मेरे आसपास के क्षेत्रों से नहीं आते हैं। ऐसा हम में क्या है जो कमी है और वह दूसरों लोगों में है। तो इसी चीज़ की खोज में करते करते, और बीच में इंटरेस्ट भी ऐसे डेवलप हो गए पब्लिक पॉलिसी मेकिंग में, और बचपन से अखबार पढ़ने की भी रुचि। तो वहाँ जाके मैंने डिसाइड किया कि यदि प्राइवेट जॉब ज्वाइन करता भी हूँ अपनी IIT की डिग्री के दम पे, तो वह इसीलिए होगी ताकि अपना मैं जीविकोपार्जन बिना भार परिवार पे डाले कर सकूं। लेकिन अंत में यह था कि पहुंचना वही है जहां मुझे लगता है कि जिससे मैं अपने आसपास के क्षेत्र में कई बच्चों को इंस्पायर कर सकता हूं कि वह जो बेड़ियां हैं जो हमारे ऊपर पीढ़ियों से डाली गई है, कभी समाज ने डाली, कभी परिस्थितियों ने डाली, उनको तोड़ते हुए हम भी बाकी देशवासियों की तरह, और आप राष्ट्र निर्माण की बात कर ही रहे हैं, तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता था कि हम भी अपने सामर्थ्य के अनुसार उस महायज्ञ में अपनी आहुतियां दें। तो उसी को पूरा करने के लिए मैंने प्रशासनिक सेवाओं की तरफ रुख किया, और प्राइवेट सेक्टर में जॉब सिर्फ एक सीमित समय के लिए की, ताकि आगे कहीं पे भी कोचिंग करनी हो या फिर एक समय काफी लंबा लगता है क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है, तो उसमें स्वयं को सर्वाइव कर पाऊं बिना किसी पे भार डाले। तो फिर प्रशासनिक सेवाओं में आया, और आज भी जब मेरा रिजल्ट भी आया था तो उसके बाद सामान्य तौर पे आपको एक बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होती है, और ऐसा लगता है कि अब सब काम खत्म हो गया और अब हम तो कहीं ऊपर पहुंच चुके हैं। जी। लेकिन मेरे साथ यह था कि उस दिन मुझे जिम्मेवारियों का एहसास जिंदगी में पहली बार हुआ। अब तक जिंदगी की दौड़ जो भी की थी और स्वयं के लिए की थी और स्वयं तक ही सीमित थी, लेकिन पहली बार उस दिन जैसे लोगों से मिल रहा था, वह मेरी तरफ आ रहे थे, तो बार बार अंदर से मैसेज यही था कि अब जिम्मेवारियों का बोझ भी है, कई सारे बच्चों की आशाओं की किरणें भी तू है, तो आगे व्यवहार, रीति नीति सारे ऐसा रहनी चाहिए, और अपने कार्य के अंदर जहाँ पे भी तू रहेगा, अपना कर्तव्य वहन करेगा, तो वहां पर भी एक तरीके से इस तरीके से कार्य हो ताकि आगे वाली पीढ़ी भी इंस्पायर हो, और जहाँ पर हो वह कार्य भी अपनी दक्षता और कुशलता के साथ हो। क्या बात है। तो आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम गांव में रहते थे, जहाँ भी रहते थे हमें लगता था कि कोई अफसर आते थे, काम करते थे, लेकिन हमें लगता था कि नहीं और काम किया जाना चाहिए, हमारे बीच का कोई आदमी होनी चाहिए।
तो ये सबसे बड़ी बात है कि बहुत लोग आते हैं, सर्विसेज में भी शामिल होते हैं और कहते हैं कि हाँ हमें तो समाज के लिए ही काम करना है, लेकिन सिर्फ कहने की बात नहीं होती है, बड़ी बड़ी बातें कहनी नहीं होती है, छोटे छोटे काम कर देने होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। शिषपाल जी, आपसे जानेंगे कि इस सर्विसेज में शामिल हो रहे हैं तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, एग्ज़ाम क्लियर करना भी बड़ी चीज़ है, फिर एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद अपने आप को उस सेवा के लिए समर्पित कर देना, ऐसे व्यक्ति में मुझे लगता है कुछ पर्टिकुलर गुण, कुछ स्किल्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, क्या ये गुण, क्या ये स्किल्स होनी चाहिए? मैम, मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि कुछ नैतिक गुण होते हैं जो व्यक्ति में होने चाहिए। पहला तो है वो है अडेप्टेबिलिटी, कि वो समय के अनुसार अपने को रूप में ढाले कि वो तैयारी कर पाए। हाँ। तैयारी करने में बहुत ज़्यादा संयमित जीवन की जरूरत होती है। आज हम लोग आपके बीच में बैठ के बोल तो रहे हैं, परंतु जब चर्चा तैयारी की चलती है उस समय हमें 2 साल 3 साल गुमनाम जीवन में जी सोशल मीडिया से कट करके अपने आप को संयमित रख करके एक विद्यार्थी के तौर पे तैयारी करनी होती है। यह यकायक बदलाव आता है कि आप विद्यार्थी से प्रशासनिक अधिकारी बन जाते हैं। हाँ। जो विद्यार्थी का जीवन होता है उसमें संयम होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, आत्मविश्वास भी होना जरूरी है, साथ में उसे लंबे समय तक इन प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी से जुड़े रहने के लिए अडेप्टेबिलिटी का होना जरूरी है। ठीक है। और आपने बताया कि भाई ये गुमनाम सा जीवन हो जाता है, क्योंकि होता ही है, ये कोई 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन 2 दिन की पढ़ाई तो होती नहीं है, ये सालों का संघर्ष होता है। और फिर आप जैसी शख्सियत जब आती हैं तो हमें यही प्रेरणा मिलती है कि कोई बात नहीं, समय लग रहा है, लगने दीजिए, लेकिन एक दिन हम अपनी मंजिल को ज़रूर पालेंगे, क्योंकि जब मंजिल को अपना मान लिया, मेहनत करने की ठान लिया, फिर जीत क्या और हार क्या जब ठान लिया तो ठान लिया। सर करमवीर जी, आपने भी ठाना था और फाइनली करके दिखा भी दिया है, लेकिन आपसे जानेंगे कि चलिए अब आप इस सर्विसेज में आ चुके हैं, बात का क्या प्रोफाइल रहता है, क्या काम रहते हैं, किन फील्ड्स में जाकर के काम करना होता है? हम यह आरएस परीक्षा के अंदर हम सफल हुए हैं, तो यह अपने आप में एक तो यह एक प्रतियोगी परीक्षा है जी प्रशासनिक सेवा की, और इसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज होती है, जैसे राजस्थान प्रशासनिक सेवा हो गया, राजस्थान पुलिस सेवा हो गया, अकाउंट सर्विसेज होगी, उसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह, तो बहुत सारी कम से कम 15-20 सर्विसेज होती है। और आपकी अपनी जो परफॉर्मेंस होती है और वरीयता क्रम जो आप भरते हैं उस हिसाब से सेवाएं अलॉट होती है। अच्छा। तो जितना भी महकमा हम अपने जीवन में देखते हैं, इसको सरकारी अमला बोलते हैं जी। तो उन सारी सेवाओं को मिला के यह आरएस बनता है, और इसमें सबसे ऊपर की सेवा होती है वह होती है राजस्थान प्रशासनिक सेवा। तो उसके अंदर आप जितना भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और खासकर यहाँ से एसडीएम लगता है एक व्यक्ति एक उपखंड स्तर पर, तो वहां पर प्रशासन की सबसे बड़ी कड़ी वह व्यक्ति होता है, और लोगों के और सरकार के मध्य एक कम्युनिकेशन चैनल का भी वह काम करता है, और प्लस जो इसकी सेवाएं आती है उनको भी क्रियान्वयन उसी के हाथ से होता है। इसके अलावा बाकी सर्विसेज है वो सारी ज़्यादातर सर्विसेज वो स्पेशलाइज्ड होती है, या अकाउंट सर्विस हो गया, पुलिस सेवा हो गया, एक्सरसाइज हो गया, माइनॉरिटी विभाग की सेवाएं हो गई, तो वहां पर उस पर्टिकुलर विभाग के अंदर रहकर और उनकी सेवाओं का क्रियान्वयन, यह सारा कार्य उन अधिकारियों के हाथ से होता है। ठीक है, तो मतलब बहुत सारी ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, उनमें से किसी का भी हम लाभ उठा सकते हैं, और ना सिर्फ खुद के लिए बल्कि समाज के लिए। शिषपाल जी, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि समाज के लिए काम करना होता है। हम कहते हैं कि भाई ये जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होता है, या हम पढ़ रहे होते हैं, हम टीवी देख करके या कई बार दूसरों को देख के कहते हैं कि नहीं हमारे देश में ये चीज़ होनी चाहिए, हमारे देश में ये होना चाहिए, और जब इन सर्विसेज में आ चुके होते हैं तब पावर मिल जाती है वो काम कर देने की। तो आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव लाए जा सकते हैं इस फील्ड में आकर के? इसमें ये है कि आपको ये जो मिलती है ये एक अथॉरिटी है, अथॉरिटी के साथ आपको जो जिम्मेदारियां मिलती है उनके माध्यम से आप बदलाव ला सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ तो आरएस की पहली पोस्टिंग फील्ड में एसडीएम के तौर पर होती है, आरपीएस की पहली पोस्टिंग सीओ के तौर पर होती है, सर्किल ऑफिसर के तौर पर होती है। वहाँ बहुत सारे वंचित वर्ग के लोग हैं जिन तक आम जो नीतियाँ बनी हैं, लोक नीतियाँ, उनको पहुंचाना आज तक संभव नहीं हो पाया। उसमें कहीं ना कहीं ये होता है कि सरकारी नीतियां हैं, उनका क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो एक प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते आप टाइम पे यदि बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करते हैं, उन तक योजनाओं को पहुंचाते हैं, उन तक सही प्रचार प्रसार करते हैं सरकारी स्कीमों का, सरकार के द्वारा दी जाने वाले लाभों का, तो जरूर उन तक पहुंचते हैं, उनसे बदलाव आता है। कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले हैं जहाँ महिला शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य कैरियर ऑप्शंस के तौर पर, कैरियर गाइडेंस के तौर पर लगातार ये अधिकारी वर्ग जुड़े रहते हैं जनता से, जिनसे में बदलाव आता है। क्या बात है।
और हम यही उम्मीद रखते हैं कि ये बदलाव आपके माध्यम से और भी सकारात्मक दिशा में आएगा। सर, आपको क्या लगता है कि समाज में किस तरीके से बदलाव लाए जा सकते हैं इन सर्विसेज में शामिल होकर के? इसके मैम दो पहलू है जी। एक तो निजी तौर पे भी कि आप एक प्रशासनिक अधिकारी बन चुके हैं, तो आप जिन सामाजिक सर्कलों से आते हैं तो वहां पर अब लोग आपकी तरफ देखते हैं। हाँ। तो आपका निजी व्यवहार क्या है और आपका उठना बैठना और जितने भी सामाजिक मुद्दे हैं उनकी तरफ आपकी राय, तो वह भी एक काफी कारक होती है और प्रभावी रहती है। तो आप एक तो स्वयं उदाहरण बनकर अपने निजी जीवन में अपने सामाजिक सर्कल्स के अंदर इन सारे विषयों के ऊपर, खासकर शिक्षा का हो गया और महिला सशक्तिकरण, या दो बहुत ही आमूलचूक मुद्दे हैं, इनमें एक बदलाव की बयार ला सकते हैं। और दूसरा, एज अ प्रशासनिक अधिकारी भी आपके पास बहुत सी ऐसी पावर होती है जिसके तहत यह सारे बदलाव आप इफेक्ट कर सकते हो। तो उसके अंदर जो भी स्कीम आ रही है, जिन जिन बेनिफिशरीज के लिए है, और एक जो सेंसिटाइजेशन का मुद्दा रहता है कि स्कीमें हैं, पैसा है, करने वाले के पास भी प्रतिबद्धता है, लेकिन लोग जिनके लिए किया जा रहा है उनको अभी भी नहीं पता कि यह उनके लिए है और बदलाव लाके वो कहाँ पहुंच सकते हैं। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के द्वारा भी इन मुद्दों के अंदर, खासकर जो मैंने पहले मेंशन किया, शिक्षा और स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण, इनके ऊपर बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। ठीक है। यदि हम देखते हैं पर्टिकुलर राजस्थान के बारे में, काफी क्षेत्र हैं जो ग्रामीण क्षेत्र है, पर ग्रामीण परिवेश है, जो जनता है आज भी इतनी ज्यादा जागरूक नहीं है। तो मेरे को लगता है कि वहाँ पर काम किया जाना और भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। और हम देखते हैं कि जब RAS होते हैं वो काफ़ी छोटे छोटे एरियाज़ में भी जाते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ पर अपनी सेवाएं देते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों को आगे बढ़ाना आपके अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा ज़रूरी है? इस समय सांख्यिकी तौर पे भी देखें तो आधे से ज़्यादा आबादी हमारी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है जी। और जो एक भारत और इंडिया के बीच में जो कई बार डिबेट चलती भी है, तो जो असली भारत है जिसके ऊपर आजकल ज्यादा जोर भी दिया जाता है, वह ग्रामीण क्षेत्रों से आता है। भारत की, हिंदुस्तान की आत्मा ही गांवों में बसती है। और यदि वहां के लोगों को हम सशक्त ना करें, उनके सामर्थ्य का यदि हम प्रयोग ना करें, और वह हमेशा एक वंचित वर्ग के तौर पे ही जाना जाए और सिर्फ एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उन्हीं लोगों का यूज किया जाए और सिर्फ गिनती के अंदर ही वह लोग आए, तो यह कहीं न कहीं अन्याय होगा। और यह अन्याय पीढ़ियों से चलता आ रहा है, सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन अब जो हम एक नए भारत, विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी वह सबसे अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और एक ध्वजारोहक के तौर पे बार बार हमें याद दिलाते हैं कि हमें 2050 तक, जब भी हम अपने 100वीं जयंती मनाएं भारत की, तो एक ऐसा भारत जो विकसित भारत भी हो, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत भी हो, और वह अपने अधिकारों के लिए खड़ा हो। तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका मेरे हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों में ही आ सकती है। और ग्रामीण क्षेत्रों में एक जो सबसे बड़ा मुद्दा वो है जागरूकता का अभाव। और वो जागरूकता इसीलिए नहीं है क्योंकि वह लोग शिक्षित नहीं है। उनको कहीं न कहीं एक शिक्षा की जो अपॉर्चुनिटीज होती है वह नहीं मिल पाती, या फिर वह मिल पाती है तो उनके जो बाकी कार्य हैं जीवन के, जैसे जीवन यापन हो गया, रोजगार हो गया, वह सुनिश्चित नहीं हो पाते। तो वह एक समय के बाद शिक्षा के एवेन्यू उपलब्ध होते हुए भी वो शिक्षा को छोड़ के उनकी तरफ जाता है। तो एक समग्र स्ट्रेटजी ही लगेगी जिसमें उस व्यक्ति की शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके रोजगार, इन सारे विषयों के ऊपर साझा कार्य हो, ताकि वह व्यक्ति बाकी चीजों के बारे में निश्चिंत भी रहे और वह कार्य उसको एक ऐसा अच्छा मिले कि वह अपने बच्चों को स्कूल में भेज पाए। तो इनके तहत पूरी समग्र स्ट्रेटजी, एक इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी के तहत चलते हुए और प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे हम लोग अपना वह सारा कार्य करें जिसके लिए हमें वह पोस्टिंग मिली है, तो हम एक जो ग्रामीण क्षेत्र है उनकी भागीदारी को राष्ट्र निर्माण के कार्य में सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, क्या बात है। शिषपाल जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करना है ये किसी जंग से कम नहीं है, क्योंकि डेली नई नई तरीके की समस्याएं आती है। कभी सिलेबस पूरा नहीं हो रहा होता है, कभी बाहर के डिस्ट्रैक्शन हो रहे होते हैं, कभी सोशल मीडिया की थोड़ी रील वील देख लें क्या, ये चीज़ हो जाती है। कई बार दोस्त बुलाते हैं कि आज पार्टी करनी है, अरे तो पढ़ता ही रहता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इन सबको साइड करके एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है, और जब पढ़ाई पर फोकस करता है उसके बाद उसे वो रिजल्ट मिलता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये एक इंसान के जो व्यक्तित्व होता है उसको बड़ा निखार देता है। हम कहते हैं कि जब तपेंगे तभी तो बनेंगे,
तो आपको क्या लगता है कि एग्जाम, ये जो प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी है, ये किस तरीके से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है? प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी व्यक्तित्व के निर्माण में 2 चरणों में होती है। पहला तो आप प्रशासनिक सेवा में जाने से पहले, और दूसरा उसमें जाने के बाद। जाने से पहले ये है कि हम मूलतः अधिकतर अन्य पेपरों की तुलना में इसमें देखें तो हमें एथिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी जैसे विषय पढ़ने पड़ते हैं। ये वैसे विषय हैं जो सीधे दर्शन से जुड़े हुए हैं, और ये दर्शन व्यक्ति को व्यक्तित्व में मजबूती प्रदान करता है। और जैसे प्रशासन में जाएंगे तो उसके बाद जो आपको जो ट्रेनिंग होती है, चाहे वो फील्ड ट्रेनिंग हो, चाहे वो आपकी OTS में होने वाली ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग के दौरान जो आप सीखते हैं वो आपके व्यक्तित्व में निखार लेकर के आता है। इसके अलावा सिस्टम में जाने के बाद जो आपकी पब्लिक डीलिंग होती है वो आपके व्यक्तित्व को और मजबूत बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ओवरऑल एक इंसान का बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हो जाता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कीजिए और आइए, ये फील्ड आपके लिए पूरी तरीके से खुला हुआ है। लेकिन उससे पहले हमें ये भी जान लेना ज़रूरी है कि जब तैयारी करेंगे तो उसके लिए सही रणनीति को अपनाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि बस ये देख लिया, ये सिलेबस है और तैयारी करनी चालू कर दी, बिना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाए, बिना स्ट्रेटेजी बनाए कि करना कैसे है। आपकी रणनीति क्या थी? सिर्फ RS के स्पेसिफिक विषय के अंदर ही बताऊं तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या क्या है, और दूसरा किस डेप्थ तक पढ़ना है। क्योंकि किसी भी एक टॉपिक को पढ़ना, उसके नॉलेज तो अथाह सागर है। आप जितनी किताबें खंगाले उतनी ही कम होती है। तो उस विषय के अंदर सबसे पहले तो जो RPSC के द्वारा मानक सिलेबस जारी होता है और उसी के अंदर टॉपिक्स एकदम क्लियरली मेंशन होते हैं, तो आपको अपनी तैयारी उसी के इर्द गिर्द रखनी होती है। दूसरा आपका होता है जो पुराने गत वर्षों के अंदर पूछे गए प्रश्न, क्योंकि ये जो करंट सिलेबस है उसके तहत 3-4 एग्जाम अभी हो चुके हैं, तो आप उनको देख के पता लगा सकते हैं कि एक टॉपिक को कितने डेप्थ में पढ़ना है। यह 2 चीजें मेन हो गई। और उसके अलावा जो स्टैंडर्ड बुक्स होती है उसके अंदर हमारे राजस्थान के अंदर RBSC की बुक्स हो गई और NCERT की बुक्स हो गई, इन दोनों की मदद लेते हुए एक ऑथेंटिक सोर्स के तौर पर इनकी तैयारी की जा सकती है। और तीसरा, आजकल परीक्षाओं के अंदर सबसे ज्यादा रोल होता है करंट अफेयर्स का, जो समसामयिकी की मुद्दे होते हैं, तो उसके लिए अखबार के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। और वहीं पर ही साथ में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की भी आजकल बहुत ज्यादा बहुयात्ता है, तो कई बार एक ऑथेंटिसिटी का भी इशू रहता है। तो मैं तो आज एक अपने दूरदर्शन राजस्थान पे आया हुआ हूँ, तो यहाँ पर दूरदर्शन को भी एक धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक निजी माइलस्टोन भी है मेरी लाइफ में कि हमेशा दूरदर्शन को देखते हुए मैं बड़ा हुआ, और एक यह भी इच्छा थी कि कभी मैं इस कैमरे पर भी आऊँ। और आज यहाँ आना, यह मेरे लिए भी बहुत बड़ा एक गर्व का विषय है। और यह विषय तब आया जब दूरदर्शन विश्वसनीयता से सारे कार्य और न्यूज करता था, तो तैयारी के अंदर भी उस विश्वसनीयता को पूरी करता है दूरदर्शन। और दूसरे राज्यसभा टीवी हो गया, अभी संसद टीवी नाम हो चुका है उसका, तो इन दोनों का प्रयोग भी मैं करता था। तो हमेशा तैयारी की जो यह बाउंड्रीज होती है, वह सिलेबस होता है, पुराने क्वेश्चंस पेपर होते हैं, और एक विश्वसनीय सोर्सेज को यूज करना होता है। तो मेरी तैयारी में इन तीनों चीजों का मैं सबसे ज्यादा ध्यान रखता था। ठीक है, तो सर आपने बताया कि आपके 2 सपने पूरे हुए, एक तो आपका सिलेक्शन हो गया और दूसरा जो ये नेशनल टेलीविजन पे आने का आपका सपना था वो भी पूरा हुआ है। तो बहुत सारी समस्याएं आई होंगी, लेकिन माइंडसेट हमेशा यही रहा कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने तो बहुत कोशिश की पर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। शिषपाल जी, आपसे जानेंगे आपकी रणनीति क्या थी? अधिकतर रणनीति मेरी भी यही समान ही रही है। पहले तो मैं दूरदर्शन को थैंक यू कहना चाहूंगा कि मैं इस कार्यक्रम में 3री बार आ रहा हूँ। क्या बात है। इससे पहले 2 बार मैं दिशाओं में आया। दिशाएं कार्यक्रम में जब आया, एक दर्शक के तौर पर आया था, जब 10 लोग दर्शक के तौर पर बैठते हैं, इस कार्यक्रम को अटेंड करते हैं। आज 3री बार गेस्ट रूम में आकर के काफी अच्छा लगा। जी जी जी। तो जो सफलता का ये तरीका जो बता रहे थे करमवीर जी, लगभग सभी का समान होता है कि आप पुराने पेपरों का एनालिसिस करिए, उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी को बनाइए। परीक्षा के 3 अलग अलग चरण हैं, प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा और फिर इंटरव्यू। तीनों चरणों की डिमांड अलग अलग है। प्रीलिम्स की परीक्षा फैक्चुअल होती है, वहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको अधिक से अधिक फैक्ट को याद करना होता है। कौन से फैक्ट याद रखने? जो विश्वसनीय हैं, जिनको बार बार पूछा जाता है, जो प्रशासन से जुड़े हुए हैं, आपके सिलेबस का पार्ट है, उनके बारे में उनको डिटेल से पढ़िए। पुराने पेपर को एनालाइज करिए कि कौन कौन से फैक्ट आपके लिए रिलेवेंस है। इन फैक्ट्स को कहाँ से देखें, कहाँ से नहीं देखें। ऑथेंटिसिटी के लिए राजस्थान सरकार आर्थिक सर्वेक्षण को जारी करती है, ऐसे ही केंद्र सरकार का भी आर्थिक सर्वेक्षण आता है।
इसके अलावा डिजिटल मीडिया के वो टूल जो विश्वसनीय है, वहाँ से आपको ये फैक्ट जानने को मिलेंगे। ठीक है। फिर आती है मुख्य परीक्षा की रणनीति। तो मुख्य परीक्षा यहाँ 800 नंबर की होती है आरएस की। इसके 4 पेपर होते हैं। मुख्य परीक्षा में जो मुख्य खेल होता है वो अभ्यास का होता है। आपको चारों पेपरों में अभ्यास करना होता है, लिखित पेपरों में। इसमें मुख्यतः चौथा पेपर जो है, जिसमें निबंध हिंदी में, इंग्लिश में ऐसे ही पूछा जा रहा है, कृषि पूछी जा रही है, पलवन पूछा जा रहा है। तो ये खुले टॉपिक होते हैं, डिबेट के टॉपिक होते हैं। आपकी जितनी अच्छी कमांड समसामयिक पे होती है उतना आप अच्छा कर पाते हैं इन टॉपिक्स में। मुख्य परीक्षा की तैयारी के बाद बारी आती है इंटरव्यू की। ये पूरी तैयारी आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करती है। ये 100 नंबर में आप कितने नंबर प्राप्त करेंगे ये आपका व्यक्तित्व तय करता है। तो आप अपने व्यक्तित्व को अच्छा कैसे करेंगे, तो मैं यही कहता हूँ कि बच्चों को आप जहाँ भी हैं, जिस भी फील्ड में, वहाँ अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में हमेशा एक्टिव रहें। मैं आज तीसरी बार इस स्टूडियो में आ रहा हूँ, इसका मतलब 2 बार पहले मैंने मेहनत की, प्रयास किया, यहाँ आया, वहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिला, तीसरी बार और बेहतर होकर के आया। तो ये तय होता है कि आप जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, आपके यहाँ जो स्पोर्ट्स हो रहे हैं कॉलेज में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में जो कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही है, उनमें पार्टिसिपेट करिए। ये आपके व्यक्तित्व को निखार लेकर के आएंगे। जितना अच्छा आपका व्यक्तित्व होगा, आप उतना अच्छा इंटरव्यू में परफॉर्म कर पाएंगे। टोटल जो आपकी मेरिट तय होती है 900 नंबर से तय होती है, यानी जिसकी तैयारी जितनी कोर्डियल और सामंजस्य के साथ होगी उतना ही अच्छा कर पाएगा मैं। ठीक है। तो आपने कहा कि पहले मैं एक ऑडियंस के तौर पर क्वेश्चन पूछने आया था, आज आंसर बताने आया हूँ। ये जो सफ़र होता है ये सिर्फ इस एक लाइन का नहीं है, ये वर्षों का संघर्ष होता है और तब जाकर के ये कुर्सी मिलती है हमें यहाँ पे। तो हम देखते हैं कि ये RAS RPS बनने से पहले की जो लाइफ और बाद की लाइफ में काफ़ी डिफरेंस आपने महसूस किए होंगे। क्या फील होता है? ये फील, वैसे ये बाउंड्री छोटी सी होती है। हाँ। ये एकाएक 1 मिनट का बदलाव होता है। आप 11:09 जब लगभग रिजल्ट आया था, उससे पहले आप एक विद्यार्थी हैं और 11:10 पे आप एकाएक प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हैं। ये बदलाव अचानक से आता है, पर ये अचानक से होता नहीं, एक लंबी प्रक्रिया होती है। वही डिसिप्लिन जो आपको पहले मेंटेन रखना था, अब रखना होता है। पहले इतना होता है कि आप में आत्मविश्वास की थोड़ी कमी होती है, अब आपका आत्मविश्वास अचानक से बढ़ जाता है। आप आत्मविश्वास से लबरेज पाते हैं खुद को। पहले आप स्वच्छंद नजर आते हैं, अब आपके ऊपर नैतिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। आप पर जिम्मेदारी ना केवल अपनी खुद की या पारिवारिक की नहीं रही है, अब आपके ऊपर सामाजिक जिम्मेदारियां भी आ जाती है। आपको इस सिस्टम को हैंडल करना है जो आम जन के लिए बना है। जी, आपने बहुत अच्छा शब्द बोला, नैतिक जिम्मेदारी। एक चीज की जो हमें सबसे ज्यादा जरूरत आज भारत में है वो है नैतिकता, क्योंकि जो चीज हमें पूरे विश्व से अलग खड़ा कर देती है वो है हमारे संस्कार, हमारे मूल्य। अगर हर आदमी अपने कर्तव्यों को अच्छे से नैतिकता के साथ निभाता है तो आगे बढ़ने से तो हमें कोई रोक ही नहीं सकता है। सर, आपसे ये जानेंगे कि इस तरीके से ये पूरा एग्जाम होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं RAS ऑफिसर्स, क्या भूमिका रहती है इसे मेंटेन करने में उनकी? RAS अधिकारी जो SDM के तौर पे लगता है पहली पोस्टिंग, तो वह अपने उपखंड का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण काम उनका होता है वहाँ की जो सुरक्षा है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का। तो उसका सबसे प्रभावी जो एक रोल निभा सकता है वह SDM होता है। तो जितने भी विभिन्न तबके हैं समाज के, उनके मध्य सामंजस्य बिठाते हुए और उस उपखंड की जो पुलिस सेवा है उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करते हुए, और इवन यहाँ तक यदि वहाँ पर कोई आर्मी या फिर सशस्त्र सेना बल उनका कोई स्टेशन है तो उनके साथ भी सामंजस्य बिठाते हुए, ताकि उनकी एक्टिविटीज़ के अंदर भी उनको सुलभता महसूस हो और कोई बाधा ना आए। तो इन सारे विषयों का जो सबसे बड़ी कड़ी होता है और एक अथॉरिटी सबसे निर्णायक होती है वह उपखंड तौर पर SDM की होती है, और उसके ऊपर जिला प्रशासन के अंदर कलेक्टर की होती है। और यह सभी कोऑर्डिनेशन करके ही लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि जो RAS हैं, जो कलेक्टर हैं, वो अपना पूरा योगदान देते हैं समाज के लिए, काम करने के लिए, जो भी उनके काम करने होते हैं उन्हें वो उसे पूरे जिम्मेदारी के साथ निभा रहे होते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये लगती है कि क्योंकि दूसरा आदमी एक जगह ये काम कर रहा है, आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन यदि साथ में उसमें जनता का सहयोग भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। आपको क्या अपेक्षा रहती है, जनता किस तरीके से सहयोग कर सकती है? जितना मेरा निजी अनुभव था, क्योंकि अभी तक तो हमारा सिर्फ रिजल्ट ही आया है और अभी तक हम प्रशासनिक अधिकारी बने नहीं हैं, तो अभी भी हम जनता के पार्ट हैं। तो जनता हमेशा जुड़ना चाहती है प्रशासन से, और प्रशासन को, प्रशासनिक अधिकारियों को, जितने भी बाबू साहब बोला जाता है अपने यहाँ पर, तो उनको भगवान के तौर पर देखती है, क्योंकि उनके हाथ में इतनी पावर होती है कि वह किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। लेकिन उनको भगवान के तौर पर वो इसीलिए देखते हैं क्योंकि उनको हमेशा ऐसा लगता है
कि यह उनकी निजी पावर है। उनको यह नहीं पता कि वह व्यक्ति भी अपनी ड्यूटी कर रहा है। तो एक तरीके से कई बार एक जो रिजिडनेस है प्रशासनिक सेवाओं के अंदर, वह व्यक्ति को कभी यह एहसास नहीं दिला पाती कि यह सेवाएं सारी उन्हीं के लिए ही है। तो इस वजह से एक दूरी जो प्रशासनिक सेवाओं की और जनता के बीच में बनी हुई है, वह आज तक खाई की तरह ही बनी हुई है। लेकिन अब पिछले कुछ गत वर्षों के अंदर इनमें बदलाव आ रहा है। पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस उसका भी यूज हो रहा है, और एक सोशल मीडिया सबसे बड़ा टूल। आजकल जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वह सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित भी होते हैं, और उनके जानकारी भी इवन कई सेवाएं सोशल मीडिया के माध्यम से दी भी जाती है। तो उसके माध्यम से धीरे धीरे लोग हैं वह प्रशासन के नजदीक आ भी रहे हैं, और वह प्रशासन के अंदर भागीदारी निभा भी रहे हैं। और दूसरा यूज वो सबसे बड़ा होता है फीडबैक, एक लूप होता है, एक टेक्निकल टर्म है थोड़ी सी जी, कि जो सेवा हुई है उसका फीडबैक भी लेना जरूरी है कि वह कितनी प्रभावी रही, कहाँ तक पहुंची, और उसके अंदर क्या बदलाव कर सकते हैं। आज तक यह होता आता था कि प्रशासनिक अधिकारी स्वयं के लेवल पे ही उस चीज को डिसाइड कर लेते थे, और बिना लोगों का ओपिनियन लिए उन्हीं सेवाओं को साल दर साल चलाया जाता था। लेकिन अब वह बदलाव आ रहा है। अब लोगों से स्वयं से पूछा जाता है, लोग स्वयं आगे बढ़ चढ़ कर, एक एग्जाम्पल के लिए जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, सूचना का अधिकार है, तो उसके अंदर लोग जानकारी मांगते भी हैं और हक से मांगते हैं, और कई बार प्रशासनिक अधिकारी ना नुकुर भी करें तो उसके अंदर कई ऐसे प्रावधान है जिसके तहत उनको दंडित भी किया जाता है। और अंत में एक हमारी डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जहाँ पर शासन भी लोगों के द्वारा है, जो भी नीतियां बनाई जाती है लोगों के फायदे के लिए बनाई जाती है, तो उनका अधिकार है कि वह पूरे लूप के अंदर एक पार्टिसिपेंट के तौर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। और वह आजकल मेरे हिसाब से एक अंतिम कड़ी हमारे जिसको हम पा सकते हैं, और अंत में जो हमारा सपना है कि एक समृद्ध लोकतंत्र हो, उसको साकार कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे जो शहीद थे वो यही बताते थे, यही कहते थे कि सुर मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, मैं रहूं ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए। और न सिर्फ देश रहे, देश आगे से आगे बढ़ता रहे। शिषपाल जी, हम देख रहे हैं, बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से, क्योंकि हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान वाला देश है, 2 साल 11 महीने 18 दिन तो हमारे संविधान को बनने में ही लग गए। और जो इसकी एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खासियत है वो ये कि हमारा जो संविधान है वो सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करता है, वो कर्तव्यों की भी बात करता है, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। तो क्योंकि जनता के सहयोग की बात हो रही है, आप तो अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यदि जनता भी हमें इस तरीके से सहयोग दे देना तो काम बहुत अच्छे से हो जाएगा? मूलतः प्रशासन में जनता को केंद्र बिंदु माना गया। हाँ। प्रशासन जो भी गतिविधियां कर रहा है वो आम जन के लिए कर रहा है, आम जन में विश्वास को लाने के लिए कर रहा है। तो जरूरी है कि जनता पूरा कोऑपरेट करे। जनता कई तरीके से कोऑपरेट कर सकती है कि कई बार कुछ घटनाएं घटती है, कोई इंसिडेंट होता है, उसके बारे में पहली इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल होती है वो आम जन के पास होती है जी। आम जन सहयोग करे। दूसरा, ये जो करमवीर जी पहले जिक्र कर रहे थे सर्विस डिलीवरी का, सर्विस डिलीवरी में जो फीडबैक का सिस्टम है, तो फीडबैक देने का काम जनता का है। जनता आगे आए, विश्वास दिखाए, अपना फीडबैक दिखाए कि जो सिस्टम में लूप होल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके आगे लेके आए। उनके लिए सरकार ने कई उनको पोर्टल प्रदान किए, जैसे RTI का जिक्र कर रहे थे, जन सूचना पोर्टल का जिक्र करते हैं हम। इन पोर्टल्स पे जनता जाए, अपनी पार्टिसिपेशन को दिखाए। जनता जितना पार्टिसिपेट करेगी उतना ही अच्छा सिस्टम निखर करके सामने आएगा। हमने जहाँ जहाँ देखा है, जहाँ की जनता अवेयर है, यानी जहाँ साक्षरता दर अच्छी है, वहाँ का प्रशासन अपने आप ही अच्छा हो जाता है, वहाँ सर्विस डिलीवरी और आसान हो जाती है सरकार के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम यही एक्सपेक्ट करेंगे कि जनता भी आप दोनों के साथ सहयोग करेगी। तो क्योंकि आज का जो ज़माना है सोशल मीडिया का ज़माना है, अब सोशल मीडिया हो या कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। एक तो ये कि आप उसे अच्छे सेंस में यूज़ कर सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि आप उसके शिकार भी हो सकते हैं। आप से जानेंगे कि आपने सोशल मीडिया का कैसे यूज़ किया, अकाउंट थे नहीं थे, क्या स्थिति थी आपकी? आपने सही कहा, सोशल मीडिया एक द्विधारी तलवार की तरह है जी। और छात्र जीवन के अंदर जिस समय हम इनकी तैयारी करते थे, तो उस समय कई बच्चे हम आसपास देखते थे, उनको शौक भी होते थे, और चीज़ भी ऐसी है कि शौकिया तौर पे लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, और एक समय के बाद ये आदत बन जाती है जी। और जब वो आदत बनती है, और एक ऐसी आदत जो उस समय के लिए प्रासंगिक नहीं है और उस समय आपकी उम्र पढ़ाई करने की है, तो यह एक नकारात्मक प्रभाव डालती है।
और मैं निजी तौर पर सोशल मीडिया से दूर ही था। बहुत साल तक मेरा कोई अकाउंट नहीं था। अच्छा। आप फेसबुक की बात करें, आजकल नया एक इंस्टाग्राम आया है, जी। उन सब की बात करें, सिर्फ सोशल मीडिया के तौर पर यूं कहें, एक सोशल मीडिया भी नहीं है, वह एक यूट्यूब है, उसका मैं जरूर यूज करता था। वहाँ पे वीडियोस वगैरह आते हैं, तो अपनी पढ़ाई के अंदर और खासकर संसद टीवी को सुनना, यह मेरा शौक था हमेशा, और दूरदर्शन पे न्यूज़ वगैरह भी देखना, तो उसके लिए ही सिर्फ मैं यूज़ करता था, ताकि जो मानक सोर्सेज हैं उनसे जानकारी प्राप्त हो। क्योंकि आजकल करंट अफेयर समसामयिकी का बहुत बड़ा रोल है किसी भी तैयारी में। उसके इतर पर्सनल गेन के लिए या फिर पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए जो सोशल मीडिया का यूज़ किया जाता है, अपनी ज़िंदगी को दिखाना भी होता है, और बार बार कोशिश रहती है कि जो जो चीज़ें चल रही है आसपास, लोगों से इंटरेक्ट करें, वह सब। तो उनसे छात्र जीवन में मैं दूर ही था। उनकी अपनी यूटिलिटी है, लेकिन छात्र जीवन के अंदर आजकल के कंपटीशन के दौर में डिसिप्लिन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो वहाँ ज़रूरी है कि उस लिमिटेड समय में आप इन सब डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें। ठीक है, तो मतलब YouTube पे आपने मैटर सर्च करे, अब लोग आपको सर्च कर रहे हैं, क्या बात है, ये होती है अचीवमेंट। तो संक्षिप्त में चलते चलते आपसे सबसे पहले जानेंगे कि बहुत प्रतिष्ठा का ये एक अच्छा माध्यम है, प्रशासनिक सेवाएं देश के लिए काम करने का माध्यम है। क्या संदेश हमारे युवाओं को देना चाहेंगे आप कि आइए, मंच खुला हुआ है, एक्सप्लोर कीजिए, काम कीजिए? सबसे बड़ा संदेश मेरे युवा भाइयों को यही देना चाहूँगा कि सपने देखें, खुले मन से, खुली आंखों से सपने देखें, लेकिन साथ में टूट कर मेहनत करने का जज्बा भी रखें साथ में। जी। और मैं हमेशा कहता रहता हूँ कई बार कि जो मन से और दिल से अच्छे प्रयास किए गए हैं, उनकी गवाही समय देता है। और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, उसके अंदर हम लोग भी कई सारे फायदे उठाते हैं, कई सारी सेवाओं के तहत। तो हमारे भी कर्तव्य है कि हम हमारे पोटेंशियल के उत्कृष्ट लेवल पे जाकर अपनी भी जिम्मेवारी का वहन करें। तो सभी लोगों को यही संदेश है कि अच्छे से मेहनत करें, और जो भी बुरे रास्ते हैं, जो आपके डिस्ट्रैक्शन साबित हो सकते हैं आपके और समाज दोनों के लिए, उनसे दूर रहें। ठीक है, तो करमवीर जी तो कह रहे हैं कि भाई मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। शिषपाल जी, आप क्या कहेंगे, शॉर्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा युवाओं को सीधा संदेश है कि सोच लेना ही आधी जीत होती है। जी, पहले अपनी सोच को बड़ा रखिए, सुदृढ़ रखिए, बड़ा सोचिए, सोचने के बाद उस पर क्रियान्वयन करना चालू करिए। आप यदि अपनी नीतियों पे सही से क्रियान्वयन करेंगे तो आपकी नीतियां भी सफल होगी, आप भी उस पार पहुंच जाएंगे जिस पार आप पहुंचना चाहते हैं। धैर्य रखिए, समय के साथ चलिए, अडेप्टेबल बनिए। यदि आप समय के अनुकूल हैं, परिस्थितियों के अनुकूल हैं, तो आपकी जीत तय है। क्या बात है। तो मतलब आपने कहा कि सोचने से आधा काम हो जाता है, और स्वामी विवेकानंद जी भी यही कहते थे कि यकीन मानिए, जो आप सोच सकते हैं वो आप कर भी सकते हैं। तो आज की ये जो चर्चा थी, निश्चित ही बहुत ही शानदार रही, ज्ञानवर्धक रही। कार्यक्रम में आप दोनों ने शिरकत की, इतनी अमूल्य जानकारियां दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा के बाद हम ये कह सकते हैं कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी आए, उन्हें पार करना होगा, सीखना होगा कि किस तरीके से इन सर्विसेज में आकर के हम अपना करियर भी बना सकते हैं, देश भी बना सकते हैं, और इरादे हमेशा बुलंद रखने होंगे। क्योंकि कहते हैं ना, वो इरादों में हकीकत, हौसलों में जलजला, निगाहों में इरादे, बाजुओं में हौसला, आसमां झुक कर तुम्हारे पांव तक आ जाएगा, देख लेना ये किनारा नाव तक आ जाएगा। अगली बार आपसे चर्चा करने के लिए फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।